अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाहौर शुक्रिया, शुक्रिया। लाहौर मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मुझे पता था कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। मैंने कभी इतने बड़े जलसे के सामने खिताब नहीं किया। आप सबका शुक्रिया, माशाअल्लाह। अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके दिल में वो शऊर डाला, आपको जगाया। ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का खास करम होता है जब वो एक कौम को जगा देता है और एक इंसानों के हजूम को एक कौम बना देता है। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। लाहौर में इधर पास ही मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था और मुझे बचपन से एहसास था। ये आपने आज गौर से बातें सुन। सामने प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। वो नीचे देख सकते नीचे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाएं, सामने बैठ जाएं, वो देख नहीं सकते। बैठ जाएं प्लीज। देखें, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी। और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, लाहौर के लोगों, जो आप सब यहां हैं, जो बाहर हैं, वैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। मैं फिर से आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाएमल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है। और ये अब आपको पता चला है कि सिलेक्टेड हुकूमत क्या होती है। जो बाहर से सिलेक्ट होके लोगों के ऊपर मुसल्लत की जाती है, ये होती है सिलेक्टेड हुकूमत। जो डरती है इलेक्शन से, जो साजिशों से, जो पैसे लगा के, जमीन खरीद के, बाहर जो साम्राज्य उनकी जूते पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसल्लत की गई है। तो मैं आज आपको लाएमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं इन गुलामों को और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। और मैं अभी आपको लाएमल देता हूं, लेकिन उससे पहले
ये साजिश क्यों हुई? मेरे लाहौर के लोगों, जरा थोड़ा सा सब्र से सुने, ये साजिश हुई क्यों? मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। मेरे फैसले मेरी कौम के लिए हों। ये वो लोग जो आदी हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे, उनको ये चीज पसंद नहीं आई। मैंने ये भी फैसला किया जब जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशंस में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को यह तकलीफ देते थे, वो भी पसंद नहीं आई, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं आई। और तीसरी चीज उनको क्या नहीं पसंद आई कि मैं जितनी भी फॉरेन पॉलिसी थी, चाइना से, रशिया से, मुसलमान ममालिक से, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि मेरी कौम को किसमें फायदा है। मैंने कभी भी किसी से डिक्टेशन नहीं लिया और ना मैंने कभी लेना था। हुक्म किया कि रूस क्यों चले गए, हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था, लेकिन 2 और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था। तेल 30% कम कीमत पे, इसका मतलब कि पेट्रोल और फजल रहमान को 30% कम पे हम बेच सकते थे। उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। यह भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों। मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलके मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई।
जाती मफादात के लिए। और मीर सादिक वो था, निजाम हैदराबाद के साथ मिलके, अंग्रेजों के साथ मिलके टीपू सुल्तान को इन्होंने हरवाया। यहां भी मीर सादिक और मीर जाफर बैठे हुए थे, जिन्होंने बाहर की साजिश में पूरा हिस्सा लिया। क्या हुआ? अच्छा सुना जरा, हो जाएगा ठीक। तो ये साजिश बाहर से हुई, अंदर मीर जाफर और मीर सादिक बैठे थे, अंदर थ्री स्टूजेस बैठे हुए थे, इन्होंने इनके साथ मिले, और भी इसके अंदर लोग मुलव्वस थे। और तारीख इन सारों को किसी को माफ नहीं करेगी, जिन्होंने मिलके एक हुकूमत को कब गिराया। मेरे पाकिस्तानियों ये सुने, हमारी हुकूमत को तब गिराया जब हमारी हुकूमत की, और मैं चैलेंज करता हूं, सबसे बेहतरीन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी। हमारी इकोनॉमी सही तरफ जा रही थी, 5.6% पे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी। ना नून लीग ने इसका कभी मुकाबला किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। हमारी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पे थी, कभी पाकिस्तान की तारीख में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। कभी पाकिस्तान में इतने बाहर से डॉलर्स नहीं आए। 31 अरब डॉलर रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने हमें भेजी। 31 अरब डॉलर। हम जब हुकूमत में आए थे 19 अरब डॉलर थी। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा हमने इकट्ठा किया टैक्स में, 6000 अरब डॉलर से ऊपर। यह भी पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड था। हमने सबसे सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी वो पाकिस्तान था। सबको पीछे छोड़ गए हम। और ये कब? जब कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी दुनिया ने मिसाल दी कि उस मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना वायरस को हैंडल किया, अपने लोग भी बचाए, अपने गरीब भी बचाए, अपनी इकोनॉमी भी बचाई। प्यारा है। और अपने किसानों को, लाहौर के लोगों सुनो, हमने अपने किसानों को कैसे फायदा पहुंचाया। शुगर माफिया जो किसानों को कीमत पूरी नहीं देता था, टाइम पे पैसे नहीं देता था, क्योंकि सारे ताकतवर सियासतदान दोनों पार्टीज में शुगर माफिया का हिस्सा थे। हमने आके शुगर माफिया का मुकाबला किया, किसानों को पैसे दिलवाए ठीक टाइम पे, और उनको कीमत सही मिली। उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। और पाकिस्तान की तारीख में 5 फसलों में की तारीख में सबसे ज्यादा पैदावार पाकिस्तान की तारीख में एक पिछले साल हमने किया। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार, गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार, मकई की रिकॉर्ड पैदावार, आलू की रिकॉर्ड पैदावार, चावल की रिकॉर्ड पैदावार, यह हमारे दौर में हुआ। जब दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सही रास्ते पे निकल गई है और जिस रास्ते पे जा रही है IMF की गुलामी से आजाद होने जा रही थी, तब इन्होंने हमारी हुकूमत को साजिश करके गिराया। पहले हुकूमतें गिरती थी, 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिरी, 2 दफा नवाज शरीफ की 90 की दिहाई में। जब भी गिरी करप्शन पे गिरी। मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कि क्या इमरान खान ने कोई लंदन में फ्लैट लिए, कोई फैक्ट्रियां लगाई? मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है
कि जनाब तोशा खाना से इसने कोई चीजें ली। जरा लाहौरियों जरा सुनो, तोशा खाना है क्या, समझो पहले ये क्या है। जो भी तोहफा मिलता है प्राइम मिनिस्टर और उनके वजीरों को, जो भी तोहफा मिलता है वो तोशा खाना में जाता है। इनके जमाने में जब तोशा खाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हम आए, हमने 50% रखा, 50% हुकूमत को जाता था और जो भी हम खरीदना चाहे हम खरीद सकते थे। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। और आज मैं आप सबको यह भी बता दूं कि मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी वो तोशा खाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। मेरा जो घर है मैं कानून के मुताबिक उसको कैंप ऑफिस बना के सारे खर्चे हुकूमत देती है, यानी आप देते हैं टैक्स, आप टैक्स पेयर उसका पैसा सारा देता है। मैं अपने खर्चे देता हूं। मैं कोई ना लाहौर का घर ना वहां कैंप ऑफिस नहीं किया, अपने पैसे से वो चलाया। जो दीवार नीचे बनानी थी सिक्योरिटी फेंस, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए, अपना ऑफिस चलाया, गवर्नमेंट से पैसे नहीं लिए। और ये लोग जो आज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि तुम्हारे मैं चैलेंज करता हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर इतना कम पैसा खर्च नहीं किया जो मैंने किया। चैलेंज करता हूं। तो चली है अब तहरीक, ये होगा ठीक, ये प्यारा पाकिस्तान। दिल में हो नीयत साफ, तो हो इंसाफ, कहे इमरान खान। तो चली है अब तहरीक, ये होगा ठीक, ये प्यारा पाकिस्तान। तो लाहौरियों, एक और वजह कि बाहर से साजिश हुई, अब ये जरा गौर से सुनना है आपने, क्योंकि मैं चाहता हूं इसके बाद जो मैं आपको लाएमल दूंगा वो बड़ा जरूरी है कि पहले आप समझ जाएं कि ये हुआ क्या, ये क्या कितनी बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ की गई है। एक और हमारे साम्राज्य जो बाहर बैठे हुए हैं, एक और मसला क्या था कि मैं पहले दिन से, जिस दिन जनरल मुशर्रफ घुटने टेक गया, एक टेलीफोन कॉल की अमेरिका से और उनकी जंग में लेके गया, मैं पहले दिन से इसके खिलाफ था। हर फोरम पे मैंने कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। हर जगह मैं कहता गया कि पाकिस्तानियों को कुर्बान कर रहे हो किसी और की जंग में। और मैंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, बातचीत से मसला हल होगा। मुझे बुरा भला कहा गया, तालिबान खान कहा गया, मुझे कहा मैं दहशतगर्दों के साथ हूं, मेरी पूरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई। लेकिन मैं क्यों कह रहा था कि हमारी जंग नहीं है? क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, फॉरेन पॉलिसी बनती है, बार बार अपने ज़हन में डाल लो, अपने लोगों के फायदे के लिए। कौन से मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए, 6,500 हमारे फौज के नौजवान शहीद हुए, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 100 अरब से डॉलर से ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। कभी कोई कमीशन बैठी, कभी किसी ने यह सोचा कि ये किसने हमें इस जंग में लेके गया ताकि आगे से हम इस तरह की हिमाकत ना करें। तो जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? और क्या आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? एब्सोल्युटली नॉट के अलावा कोई उम्मीद रखते थे? क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे लोग हैं। मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने लोगों को कुर्बान करूं? तो ये भी उनको तकलीफ थी, उनको चाहिए थे चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश करने वाले,
जो कहता कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि क्योंकि हम मकरूज हैं, हम गुलाम हैं, हम आपके जूते पॉलिश करेंगे। पाकिस्तानियों, ये याद रखो, मैं बार बार आपको एक चीज कहता हूं, कभी कभी किसी जमात को वोट ना दो जिनके लीडर्स के पैसे जायदादें मुल्क से बाहर पड़ी हैं, कभी उनको वोट ना दो। ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। क्योंकि जिधर इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इनके ऑफशोर अकाउंट्स बाहर हैं, ये याद रखें, ये कभी साम्राज्य का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो करेंगे जो उनको हुक्म मिलेगा। उनको इस तरह के करप्ट गुलाम पसंद इसलिए हैं कि ये हमेशा उनके सामने झुके रहेंगे। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों, 400 ड्रोन अटैक हुए यहां। कोई दुनिया में मिसाल ही नहीं कि जिस मुल्क के लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आपके ऊपर ही बमबारी कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। एक दफा कभी नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा निकला कि ये आप बड़ा गलत कर रहे हैं, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है कि जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर 4000 मील दूर बैठ के एक बटन दबाता है और लोग मर जाते हैं, नीचे बम फट जाते हैं। ये 400 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान में। एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं निकला सड़कों पे, मैंने धरने किए ड्रोन्स के खिलाफ, मैंने हर जगह अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, क्योंकि ये अपने पैसे के गुलाम हैं और पैसे बाहर पड़े हुए हैं इनके। और मेरे पाकिस्तानियों, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है, आप में अभी हौसला है ना, मैंने आपसे बड़ी जरूरी बातें करनी है। तो हुआ क्या, बाहर से साजिश प्लान हुई, अंदर मीर जाफर बैठे हुए थे। हमें एक मुरासला आता है, हमारे एम्बेसडर से मीटिंग होती है एक अमेरिकी ऑफिशियल की, और उधर वो उसको क्या कहता है, ये जरा सुने, तकब्बर सुने जरा, उसका तकब्बर। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तकब्बर सुने, 22 करोड़ हमारी आवाम, दुनिया का 5वां 6वां बड़ा मुल्क, और एक ऑफिशियल हमारे एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर तुमने इमरान खान को, ये जो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, अभी आया नहीं था, उसको पहले ही पता था, कहता कि अगर ये आपने इसको ये अगर कामयाब ना हुआ इसके खिलाफ तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर कामयाब हो गया, और ये सुनो मेरे पाकिस्तानियों, कहता अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। हमने क्या जुर्म किया कि वो हमें माफ कर देगा? कि क्या ये जुर्रत की कि हम रूस चले गए अपने मुल्क की खातिर?
या ये कहा कि हम आपको बेस नहीं देंगे। तो मेरे लाहौर के लोगों, ये याद रखो कि उनको ये किधर से गलत आदतें पड़ी। हिंदुस्तान को क्यों नहीं ये कहते? इनकी जुर्रत है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वहां, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, ये सुना जरा, चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान का मैं हूं, और मैसेज ये किसको दे रहे हैं? किसको कह रहे हैं किसको हटा दो? बताएं किसको कह रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। तो मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, ये साजिश फिर क्या होता है? एकदम अगले दिन अदम एतमाद की वो आती है तहरीक, वो आप टेबल करते हैं असेंबली में, और हमारे जनाब 20 लोगों को वहां सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, उनकी बोली लग जाती है, 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे। और फिर जो हमारे इत्तेहादी हैं, मैं मुंह ने सिलाई आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, आप वाहिद रह गए, बाकी सारे चले गए। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, उनकी कीमतें लगी, बोलियां लगी, जैसे बकरा ईद पे बकरे बिकते हैं। बंद किया जनाब उनको सिंध हाउस के अंदर, सिंध से पुलिस लेके आए। सोचे ये पाकिस्तान में हो रहा है। मैं अपनी आज बड़े अदब से मैं अपनी अदालतों से पूछता हूं कि क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है, ये कानून के खिलाफ नहीं है कि बिक रहे हैं बकरों की तरह? अवाम से वोट लेके आए हमारे टिकट पे, और वहां जाके उनकी बोलियां लग गई। यानी ये वैसे देखो मेरे पाकिस्तानियों, एक आप सब ने वादा करना है, वोट हमें दे या ना दे, मैं आप सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं, लेकिन खुदा के वास्ते कभी इन लोटों को सारी जिंदगी वोट नहीं देना आपने। जमीर फरोशों को, जिनका ना कोई दीन है ना ईमान है ना उनमें शर्म है, कि सारी जिंदगी उनके बच्चों के ऊपर धब्बा लगेगा कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को बेचा, अपने जमीरों को बेचा। सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर एक मोहर लगे कि कभी ये सियासत के पास ना आए। जिन जिन हलकों में ये जाएंगे, मेरी कौम पाकिस्तानियों, अगर आपने इनको किसी भी हलके में जीतने दिया, आप इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। और फिर जो होता है वो तारीख का हिस्सा है। अदालतें भी 12 बजे खुल जाती हैं। मेरे यहां दोनों स्पीकर बैठे हुए हैं, एक्स स्पीकर असद कैसर भी बैठा हुआ है और कासिम सूरी, दोनों हीरो हैं। हम सारा वक्त, हमारे आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात थी, हमारे आइन में यह था कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये सब हमने अपनी आंखों के सामने, हमने सब ये इसको जाते देखा, और हमने फिर ये देखा, और ये सबसे तकलीफदेह चीज है। पाकिस्तानियों जरा मेरी ये बात सुननी है, सबसे तकलीफदेह चीज क्या है कि इस मुल्क के सबसे बड़े डाकू 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया।
पाकिस्तानियों, मैं मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकनों को जानता है ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूं। कोई नहीं मेरे से बेहतर जानता। उनके अपने मुल्कों में ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे। या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसके बेटे को, जो सारा लाहौर जानता है कि हर एक एक चीज के ऊपर रिश्वत लेता था, उसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। मैं ये सोचता हूं, आज मेरे पाकिस्तानियों सुनो जरा, मैं ये सोचता हूं क्योंकि मैं उन माशरों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, हमें वो क्या समझते हैं कि चोरों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। खुद सोचो, 20 साल ये जो आज बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। क्या ये चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा? ये क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या नवाज शरीफ ने 2 दफा आसिफ जरदारी को जेल में करप्शन पे नहीं डाला था? और क्या आसिफ जरदारी ने हुदैबा पेपर मिल का अरबों रुपए का केस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं किया था? और क्या ये दोनों मिलके फजल रहमान को डीजल नहीं कहते थे? इससे ज्यादा आप एक मुल्क के ऊपर क्या जुल्म कर सकते हैं कि ये 3 स्टूजेस को, ये मुल्क के माना और डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। पुत्र हटाते नहीं बिकते, पुत्र हटाते नहीं बिकते, की लबनी बिच बाजार बुड़े, देन मेरे दादा दी देन। जी पाकिस्तानियों, अब ये जरा मेरी बात सुना। ये इतना बड़ा इस मुल्क पे जुल्म किया इन्होंने कि आपको अंदाजा नहीं कि ये जो हमारे माशरे को करेगा, एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था, ये सुने मेरी बात खामोशी से, ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना है कि क्यों पाकिस्तान एक अजीम कौम नहीं बन सका। 1500 साल पहले उन्होंने कहा था, मेरे पाकिस्तानियों, 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो छोटे चोरों को पकड़ के जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को उनका निजाम पकड़ नहीं सकता। ये है आपके सामने। अब इससे बड़ी मिसाल क्या है कि 40 अरब रुपया शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के एफआईए में और नैब में केसेस हैं। एफआईए के 16 अरब रुपए इसके नौकरों के नाम पे एफआईए ने पकड़े हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं आज सारी दुनिया से पूछता हूं, अपनी सारी कौम से पूछता हूं कि मुझे यह बताएं आप कि वो जो एफआईए के, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं एफआईए के ऑफिसर्स को,
जिन्होंने इसके केस निकाले और पकड़े। जब इसका बेटा सलमान शहबाज बाहर भाग गया, जब उसे पता कि एफआईआर पकड़ने लगी है, उससे पहले दामाद इनकी अपनी हुकूमत में, जब नून लीग की हुकूमत थी, इसका शहबाज शरीफ का दामाद बाहर भागा करप्शन के केसेस से डर के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे क्योंकि वो बता नहीं सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनके पास लंदन में किधर से आई। इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं। ये लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। 95% इनके ऊपर केसेस हमारे दौर में नहीं बने, पहले के बने हुए हैं। और ये लोग आज जिधर आके बैठ गए, मुझे ये बताएं कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर इनके खिलाफ एक्शन लेगा? कब आगे से एफआईए कब इनके खिलाफ एक्शन लेगी? जब उनको पता ये होगा कि ये तो उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेंगे अगर वापस आ गए। अब सोचें, कहीं दुनिया में होता है कि वो एफआईए जिसने इसके ऊपर केसेस निकाले हैं, ये उसी के ऊपर आके बैठ गया और सबसे पहले इसने उस दिलेर ज़हीन ऑफिसर को फारग किया जिसने इसके केसेस पकड़े थे। तो मैं फिर बड़े अदब से अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या आपका काम नहीं इनकी हिफाजत करना, इन ऑफिसर्स की? क्या आपका काम नहीं कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो आदमी एफआईए में पकड़े हुए केसेस, आपका काम नहीं उनकी हिफाजत करना? तो पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने एक और बात कहता हूं। 3.5 साल मैं हुकूमत में कोशिश करता रहा कि इनके केसेस आगे बढ़े। 3.5 साल में कोशिश करता रहा। पुराने केसेस थे इनके, जरदारी के ऊपर अरबों रुपए के केस थे, उसकी और उसकी वो जो ओमनी ग्रुप, बिलावल भुट्टो को भी उसी अकाउंट से पैसा जा रहा है, फेक अकाउंट से, जिधर रेहान अली को पैसा जा रहा है। साफ ओपन एंड शट केस। वो जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर पूरा केस ओपन एंड शट, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मेरे नीचे ना नैब भी मेरे नीचे नहीं, अदलिया आजाद। क्या कर सकते थे? 100 एफआईए के केसेस जो इसके ऊपर हुए, और वो भी डर डर के बेचारों ने किया। तो मेरे हाथ में क्या था? और जिनके हाथ में पावर थी, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन बड़ी चीज ही नहीं थी। उनके ख्याल में कि ये जो करप्शन है ये तो होती है, और उन्होंने, क्योंकि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था, वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी आपको लायमल दूंगा कि हमने करना क्या है, लेकिन मैं ये आपको वाज़ेह कर दूं, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। पाकिस्तानियों, लाहौर के मेरे बाशऊर शहरियों, पहले बताएं आप तैयार होंगे जो मैं आपको बाद में बताने लगा हूं मेरे साथ? इंशाल्लाह। अच्छा, अब
अब मैं आपको जिस चीज की मुझे और बहुत तकलीफ है कि वो केसेस जो भी ताकतवर है यहां, उनको हमारा इंसाफ का निजाम कानून के नीचे ला ही नहीं सकता। अब ये सोचें कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तबाह हो जाती जब ताकतवर को नहीं पकड़ती, डाकू को और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, उनकी सोचें, उनकी हिकमत, यानी उनमें अल्लाह ने उनको सबसे दुनिया का अजीम आदमी किसी वजह से बनाया था और हमें हुक्म किया था कि उनकी सुन्नत पे चलो। देखें, छोटा चोर भैंस चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चोरी कर लेगा, कितना पैसा बना लेगा। लेकिन जब बड़ा डाकू चोरी करता है, अरबों रुपए की चोरी करता है, अब वो बिस्तर के नीचे नहीं वो पैसा रख सकता, वो बैंक में नहीं डाल सकता क्योंकि पकड़ा जाएगा। लिहाजा वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, दुगना नुकसान करता है, चोरी भी बड़ी करता है। और जब वो पैसा मुल्क से बाहर भेजता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो वो डॉलर खरीद के भेजता है। जब वो डॉलर खरीदता है, डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपए की कीमत गिरती है। जब रुपया गिरता है, महंगाई आती है, गुर्बत बढ़ती है। आज ये हाल है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक कमेटी बनाई है जिसको कहते हैं फैक्ट टाइप पैनल। उस पैनल को उसने कहा इन्वेस्टिगेट करो कि क्या वजह है कि गरीब मुल्क गरीब हो रहे हैं और अमीर मुल्क अमीर हो रहे हैं। आपको पता है उस पैनल ने क्या, उसने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्या चीज सामने आई कि हर साल, पाकिस्तानियों इधर और से सुनो, हम IMF से हम सिर्फ 6 अरब रुपए के कर्जा जब लेते हैं तो हमें उनकी हर बात माननी पड़ती है। हमें मुल्क के ऊपर एक जंजीर डाल जाती है गले में, 6 अरब डॉलर पे। तो हर साल गरीब मुल्कों से जो पैसा जाता है अमीर मुल्कों में, ऑफशोर अकाउंट्स में, लंदन फ्लैट्स में, वो 1700 अरब डॉलर है। 1700 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाता है। हमारे मुल्क से अंदाजा लगाया जाता है 15 अरब डॉलर हर साल बाहर जाता है चोरी करके। और वो कौन करता है? वो भैंस चोर या मोटरसाइकिल चोर नहीं करता, वो ये बड़े बड़े डाकू जो आज ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, ये चोरी करके पैसा बाहर भेजते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, इनका मुकाबला करना है हमने। ये है हमारी हकीकी आजादी की जंग जो मैं आपको आज तैयार करवाने आया हूं उसके लिए। फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा। ये मैंने सुना है कि ये मीर जाफर की हुकूमत ने फैसला किया है कि कमीशन बनाएंगे उमर आसरे के ऊपर। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज्यादा झूठे लोग दुनिया में आए नहीं हैं। तुम्हारे से ज्यादा करप्ट लोग इस दुनिया में नहीं आए। आपने तो जाके लाहौर हाई कोर्ट में गारंटी दी थी कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा। नवाज शरीफ ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा, जब पैनामा में ये पकड़े गए, पैनामा में क्या हुआ था?
पैनामा में पता चला, इंकशाफ हुआ कि जो 4 महंगे तरीन लंदन में मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं वो मरियम के नाम पे हैं। तो जब पैनामा में यह इंकशाफ हुआ तो नवाज शरीफ ने असेंबली में जाके कहा कि ये हैं वो दस्तावेज जो साबित करते हैं कि ये लीगल खरीदे गए हैं। वो सारे दस्तावेज जाली निकले। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा, कहता कतरी खत आ गया। वो कतरी खत कहता है कि हमने कैसे अपार्टमेंट लिए, वो भी जाली निकला। फिर मरियम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, एक ट्रस्ट डीड उसने दिखाई। अब ट्रस्ट डीड क्या कहती है? उन्होंने कहा जी ये मेरे भाइयों के मेरे बीच में ये ट्रस्ट डीड थी। पता चला कि वो जिस कैलिब्री फॉन्ट से लिखी गई थी वो उस 2006 में आई नहीं थी। नकल में भी अकल चाहिए। और फिर इनके लाहौर में जो इन्होंने लूट मार की एलडीए में, हर थोड़ी देर के बाद आग लगती है और उनके रिकॉर्ड जल जाते हैं। तो तुम्हारा ख्याल है शहबाज शरीफ कि हम तुम्हारी कोई कमीशन मानेंगे? हम सिर्फ एक कमीशन मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हेयरिंग हो। जिस तरह धांधली के ऊपर कमीशन बनी थी, ओपन हेयरिंग हो, मीडिया के सामने हो, ताकि सबको पता हो कि कितनी बड़ी साजिश हुई है पाकिस्तान से। और ये जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको तो नून लीग के अंदर कोई ऑफिस का ओहदा दे दो। इसका जितना इसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया आके, मैं तो कहता हूं कि नून लीग के लोग भी शर्म आती उनको काम करते हुए कि सारे फैसले हमारे खिलाफ। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे, वो पाकिस्तानी जो कि 31 अरब डॉलर इस मुल्क को भेजते हैं जिस पे पाकिस्तान चलता है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। और हमने इनको बार बार कहा है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करें तो नून लीग की भी साथ इन्वेस्टिगेशन करें, पीपल्स पार्टी की भी करें। और लाहौर के लोगों, मैं आपके सामने दावा करता हूं कि जब भी हमारी सामने इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक पार्टी होगी पाकिस्तान की तारीख में जो पॉलिटिकल फंड रेजिंग करती है, लोगों से पैसे इकट्ठे करती है। इनके पैसे वो बिजनेसमैन देते हैं जिनके साथ मिलकर ये पैसे बनाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं। एक एक का नाम भी मुझे पता है। उनसे पैसे लेते हैं, इनके पास कोई फंड रेजिंग का तरीका नहीं है। तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर हिम्मत है तो हम तीनों के इकट्ठे केस सुनो, ताकि सारी कौम को पता हो, सारी कौम के सामने आए कि किससे सही माने में पैसे इकट्ठे करें और कौन 2 नंबरी से पैसे इकट्ठे करता है। वतन की हालत को सुधारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। वैसे मैं सोचता हूं ये नून लीग की और पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं सोचता हूं, और वो डीजल वाले के लोगों को भी, कि मुझे ये बताएं कि कोई आपको शर्म नहीं आती कि वहां जरदारी फैमिली के अलावा कोई नहीं आता ऊपर, यहां शरीफ फैमिली के अलावा कोई नहीं आता, उधर फजल रहमान के बेटों के अलावा कोई नहीं आता? कोई आपको शर्म नहीं आती कि किसी में सलाहियत नहीं ऊपर आने की? हमारी पार्टी में क्यों नहीं है? बताएं मेरा कौन सा रिश्तेदार है? बताएं कौन है रिश्तेदार, कौन सा दोस्त है मेरा पावर में? क्योंकि मेरिट के ऊपर चल रहे हैं हम। ये खानदानी पार्टीज, मैं इनके ऊपर मुझे होती है कि क्यों नहीं इनको अजीब लगता
कि वो एक बच्चे को बाहर से उर्दू उसको पूरी आती नहीं, उसके सामने बड़े बड़े झुके हुए होते हैं। वो जब नवाज शरीफ प्रेसिडेंट ओबामा को मिला पर्चियां पकड़ के, तो जिसकी काम पे टांग रही थी, 14 साल हो गए, उर्दू नहीं आ रही सही तरह, करती करते में फर्क ही नहीं पता चलता उसको। तो दूसरी तरफ वो मरियम तैयार है, जिसने जिंदगी में 1 घंटे का काम नहीं किया, वो तैयार बैठी है, उसका बेटा तैयार बैठा है, उनके रिश्तेदार तैयार बैठे हैं सबके। तो कोई इनके लोगों को कोई एहसास नहीं कि ये हैं कौन, इनकी सलाहियत क्या है सिवाय चोरी करने के, कि इनके अलावा कोई ऊपर ही नहीं आ सकता। मैं आपसे आखिर में अब जो मैं बात करने आया था, आप सबको यहां इकट्ठा किया, उस पे मैं आने लगा हूं। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानियों, अब आपने थोड़ी सी जरा तहम्मुल से मेरी बात सुननी है, क्योंकि इसके लिए मैंने आज आपको बुलाया है। देखिए पाकिस्तानियों, आज वो दिन है, 84 साल पहले इल्लामा इकबाल इस दुनिया से गए थे। सामने उनका मज़ार है, और वो एक ऐसा इंसान था, शायद ही कोई ऐसा ज़हन 500 साल में मुसलमान दुनिया में आया हो। और इल्लामा इकबाल की जो पूरी कोशिश थी कि एक गुलाम कौम को उठाए, जिंदा करे गुलाम कौम को, उनकी इतनी शायरी है। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और आज जो मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूं, कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से परवाज में आती है कोताही। पाकिस्तानियों, यहां 1940 में जब कायदे आजम ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तान पास की थी, तो वो क्यों एक इतनी बड़ी ख्वाब उन्होंने यह अनाउंस की थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया कि हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान सिर्फ इस खित्ते के मुसलमानों के लिए नहीं था, जो हिंदुस्तान में मुसलमान जो नहीं पाकिस्तान आ सके, उन्होंने भी वोट दी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, मैं ये चाहता हूं आज कि पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सही माने में समझ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि वो एक इंसान को आजाद कर देता है, एक छोटे इंसान को एक अजीम इंसान बना देता है। मौलाना रूमी ने कहा कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन में रेंग रहे हो? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को पर देता है। जब इल्लामा इकबाल कहता है कि परवाज में कुताही ना आए, तो कुताही तब आती है जब इंसान गुलामी करता है। कभी गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक आजाद इंसान बड़े काम कर सकता है। और मैंने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी इसलिए बनाई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को सीरत नबी का तो पता ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जरा लाहौर के लोगों तहम्मुल से सुनो मेरी बात, उन्होंने मदीना में इंसानों को पर लगा दिए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी दोनों तरफ,
पर्शियन और रोमन एम्पायर, बैजेंटाइन एम्पायर, बीच में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। मैंने इसलिए अपने बच्चों को फैसला किया कि हम सीरत नबी पढ़ाएं अपने नौजवानों को, ताकि आपको पता तो चले कि क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी के रास्ते पे चलो, क्योंकि उससे अजीम इंसान कभी आया ही नहीं, ना आ सकता है। उन्होंने उन लोगों को जो बटे हुए थे कबीलों के अंदर, उनको सबको इकट्ठा किया एक नजरिए के ऊपर। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब उनके दिलों में गया, उनकी जंजीरें टूटी, जंजीरें जो इंसान को जमीन पे रखती हैं। इकबाल के शाहीन बने वो, दुनिया की उन्होंने इमामत की, और ये दुनिया की तारीख का हिस्सा है, ये सारी दुनिया की तारीख का हिस्सा है जिसका हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया था, जो इंसानों की जंजीरें तोड़ के उन सबको दुनिया की लीडर्स बना दिया। तो पाकिस्तानियों, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि ये जब कहता है कि बेकर्स आर नॉट, कि हम जनाब मकरूज हैं इसलिए गुलाम हैं। शहबाज शरीफ, तुम पैसे के गुलाम हो, हम कौम आजाद हैं। और दूसरा कहता है कि जनाब हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, अमेरिका जब चाहे बंद कर दे। शर्म करो, शर्म करो कि 22 करोड़ लोगों को तुमने गुलाम बना के रख दिया, क्योंकि तुम खुद गुलाम हो, तुम्हारे पैसे बाहर पड़े हैं, अपने पैसों की पूजा करने वाले तुमने। हम जो एक बड़ी अजीम ख्वाब पाकिस्तान जो बनना था, आपने हमें चूंटियों की तरह जमीन पे रखा हुआ है। मैं आज आपको आजाद करने आया हूं, मैं आप आज से अहद लेने आया हूं कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है। हमने किसी सूरत किसी के सामने झुकना नहीं है। हमने 22 करोड़ की एक ऐसी कौम बनना है, वो कौम बनना है। और मेरा लीडर कायदे आजम था, जो एक गुलाम हिंदुस्तान में भी आजाद आदमी था। तो पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आप अपना मुकाम समझें। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको। शैतान को उन्होंने जन्नत से निकाला एक वजह से, इबादत तो वो सबसे ज्यादा करता था अल्लाह की, क्योंकि उसमें तकब्बर था, कहता मैं इंसान के सामने नहीं झुकता। और अल्लाह ने उसे कहा कि तुम्हें भी अंदाजा नहीं कि मैंने इसको क्या सलाहियतें दी हैं। और कुरान में फिर ये भी है, जब इंसान ऊपर जाता है तो फरिश्तों के उससे ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो गिरता है जानवरों से नीचे गिर जाता है। हमारे ऊपर है, हम ऊपर जाना चाहते हैं या जमीन पे रेंगना चाहते हैं। पाकिस्तानियों, आप एक दफा फैसला कर लें। जब आप फैसला करेंगे कि हम किसी सूरत स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आपकी परवाज ऊपर चली जाएगी। जिस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आप समझ गए, आपकी जंजीरें टूट जाएंगी। ये जो गुलामी की जंजीरों में हमें डालना चाहते हैं, टूट जाएंगी। अब सब उठ जाएंगे। 22 करोड़ लोग हैं, बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, हर किस्म की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये चोर और डाकू, पैसे के गुलाम, अगर ये आपके ऊपर बैठे रहे, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि नीचे जाएगा। हमारी कभी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं हुई। स्वाय थोड़ी देर के भुट्टो के जमाने में, और भुट्टो को साजिश करके अंदरूनी मीर जाफर ने उसको फांसी दिलवाई।
कभी उसके बाद आजाद नहीं हुई, लेकिन कभी इतनी गुलाम भी नहीं हुई जो ये थ्री स्टूजेस के दौरान हुई है। जो इन्होंने हमारे साथ किया, जिस तरह इन्होंने हमें गुलामी करवाई, इसकी कोई मिसाल नहीं है। रमजी यूसुफ को पकड़ा दिया अमेरिकनों को हमारे कानून के बरखिलाफ। एमएल कांसी को पकड़ा दिया हमारी अदालतों को पूछे बगैर। एमएल कांसी के वकील ने अमेरिका की अदालत में क्या कहा जब उन्होंने पूछा जज ने कि क्यों पाकिस्तान के कानून के बगैर आप उसको उठा के ले गए, तो उसका वकील कहता कि पाकिस्तानी अपनी वालदा को बेच देंगे डॉलरों के पीछे। और वो किसका दौर था? नवाज शरीफ का दौर था। हम नहीं बेचेंगे, नवाज शरीफ बेच देगा, पैसे का पुजारी है। फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया, 9/11 के बाद इसने पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को ग्वांटानामो बे में दे दिए। मुल्ला ज़ईफ तालिबान का एम्बेसडर था, जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक उसको प्रोटेक्शन थी, उन्होंने उसके बावजूद पकड़ा दिया, उनको ग्वांटानामो बे में भेज दिया। हमारे मुल्क से लोगों को उठा उठा के ले गए। हम जंग उनकी लड़ रहे हैं और दुश्मन हम ही बने हुए हैं। 400 ड्रोन अटैक्स करवा दिए, कबायली इलाके को उजाड़ दिया। जो कबायली इलाके के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आप सोच भी नहीं सकते। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की वहां से, 40 लाख लोगों ने स्वात से नकल मुकानी की। या मेरे 2 एक्स मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, मुराद सईद, इसकी वालदा को एक उसी जंग में स्वात में जब बम फटा तो उसकी वालदा के सर पे लगा, अभी तक वो कोमा में है, सालों से वो कोमा में पड़ी हुई है। यहां सरताज गुल है, उसका भाई यहां खुदकुश हमले में लाहौर में वो बेचारा शहीद हुआ। मेरे माँ और वालिद की दोनों तरफ से एक जनरल बिलाल शहीद हुए हैं वालदा की तरफ से, और न्याजी हमारे मियाँ वाली से शहीद हुए। 80,000 हमारे लोग मारे गए। क्यों? पाकिस्तान की जंग से क्या ताल्लुक था? क्योंकि गुलाम बैठे हुए थे। हमें कुर्बान किया गया किसी की खातिर और हमें दुनिया में जिल्लत मिली। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके इन्होंने खत्म किया। कोई 3 दिन कोई बोला नहीं। प्रेसिडेंट ओबामा अपनी किताब में लिखता है कि मुझे बड़ा खौफ था कि मैं सदर जरदारी को जब टेलीफोन करूंगा वो बड़ी मुजम्मत करेगा कि तुमने हमारे मुल्क में आके ये किया क्या। कहता जब 3 दिन के बाद मैंने जरदारी को टेलीफोन किया तो कहता मुझे मुबारक देनी शुरू कर दी उसने। किसी के मुल्क में आके जो आपकी जंग लड़ रहा है, उसी मुल्क में आके आप किसी को मार दें और आपको बताएं भी ना, और वो सारी लीडरशिप हमारी पैरों में पड़ी हुई थी। पाकिस्तानियों याद रखें, कभी आपकी कभी दुनिया इज्जत नहीं करेगी जब तक आप अपनी खुद इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं आज आपके पास जो पैगाम लेके आया हूं वो ये कि हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक चलाना। हमारे ये मुखालिफ समझते हैं कि जी मीनार पाकिस्तान के बाद क्या होगा। कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि असल पार्टी तो अब शुरू हुई है। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान। नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। हमने
सारे पाकिस्तान, ये मैं तहरीक इंसाफ को कॉल नहीं दे रहा, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूं, बल्कि मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों को जो इस मुल्क में आजादी चाहते हैं, जिनको पता नहीं कि कितनी बड़ी साजिश हुई है, मैं उनको भी आज पैगाम दे रहा हूं कि आपने सबने तैयारी करनी है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहरों में, गांव में आपने सबने तैयारी करनी है, आज से शुरू करनी है। आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है जब मैं आप सबको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। मैं आज ये वाजे कर दूं कि मैं किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहता। ये मेरा मुल्क है, मेरे कोई इस मुल्क के बाहर जाने की जगह नहीं। ये तो जब भी थोड़ी मुश्किल आती है बाहर भाग जाते हैं, ऐसे लगता है कि ये बर्तानिया की क्वीन को इनके रिश्तेदार है, सारे वहीं भाग जाते हैं। वो इसहाक डार, वो यहीं इधर ही पुराने शहर में उसका बाप की साइकिलों की दुकान थी, बड़ा मेहनत का आदमी था, लेकिन आजकल उनको जरा देखें, लगता है वो कोई बर्तानिया का लॉर्ड था। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जब मुश्किल पड़ती है बाहर भाग जाते हैं। हमारा मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। किसी किस्म का मैं तसादुम नहीं चाहता अपने मुल्क में। हमारी फौज है, हमारी पुलिस है, और फौज का भी मैं ये कह दूं कि अगर हमारे पास एक ताकतवर फौज ना होती तो आज पाकिस्तान के 3 टुकड़े हुए होते। हमारे जो दुश्मन हैं वो सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुए कि माशाअल्लाह हमारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। हमारी फौज ने एक गलत फैसला मुशर्रफ ने किया, गलत फैसला उसने किया, लेकिन हमारी फौज ने जिस तरह की कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियां ना देते तो आज पाकिस्तान का भी वो जो शाम और इराक का हाल है वो होता। तो हम आज दाद देते हैं अपनी फौज को, अपनी पुलिस को। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस भी एक मजबूत पुलिस फोर्स बने। हम कोई किसी किस्म की इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम किसी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जो भी हो, ये जब समझते हैं कि ये तहरीक खत्म हो जाएगी, तहरीक अभी जोर पकड़ेगी। मैंने अपनी सारी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर्स को कहा है कि इन्होंने निकल जाना सारे पाकिस्तान में। आपने जाके लोगों को तैयार करना है, अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में सबको शामिल करना है। आपने अपने इलाकों से निकल के और सीनियर लीडरशिप ने पाकिस्तान के उन इलाकों में जाना है ताकि लोग तैयार हों, मेरी कॉल की इंतजार करें। और मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, कोई और चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही तरीका है, जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। 27वीं तारीख को मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानियों, 27वीं तारीख को शबे दुआ की रात हम बनाएं। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी हकीकी आजादी की तहरीक को कामयाब करे अल्लाह। और मैं सबसे अब आखिर में ये अहद लेना चाहता हूं, आपने आज हाथ खड़ा करके मेरे साथ एक अहद करना है कि आपने
मेरे बाद रिपीट करना है। अभी जो आपको कहूंगा रिपीट करना है। क्या हम सब आज अहद करते हैं कि हम अपने मुल्क की हकीकी आजादी और जमहूरियत के लिए हर वक्त जद्दोजहद करेंगे, तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हो घाटी, ये प्यारा पाकिस्तान। कायद का था फरमान, कायद का था फरमान। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।